नमस्कार दर्शकों, ज्ञान दर्शन चैनल के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे विद्यापीठ की विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर ज्योति चावला। आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। आज हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं वह है विद्यापीठ के द्वारा चलाया जा रहा PGCAR कार्यक्रम, यानी अनुवाद और रूपांतरण में प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र कार्यक्रम। आप डॉक्टर ज्योति चावला उस कार्यक्रम की संयोजक हैं। हम देखते हैं कि आज का युग वास्तव में अनुवाद का युग बना हुआ है। हमारे जीवन व्यवहार के हर क्षेत्र में अनुवाद न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है बल्कि अपनी अनिवार्य भूमिका की ओर बढ़ रहा है। वास्तविकता यह है कि अनुवाद के न केवल क्षेत्रों के स्तर पर विस्तार हो रहा है बल्कि अनुवाद नए नए रूपों में भी हमारे सामने आ रहा है। ऐसा ही एक नया रूप है रूपांतरण, जिस पर फोकस करते हुए इग्नू की अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण विद्यापीठ ने इस कार्यक्रम को तैयार करके इसे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने की योजना बनाई और इस समय यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को उपलब्ध है। आज हम इस कार्यक्रम के जरिए इसकी बारीकियों को जानेंगे, इसकी महत्ता को समझेंगे और जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहें, इन दिनों प्रवेश आरंभ है, वे इग्नू वेबसाइट पर जाकर इस बारे में विस्तार से अध्ययन और जानकारी प्राप्त करके इस कोर्स को समझ सकते हैं। डॉक्टर ज्योति चावला, आपसे जो है इस कार्यक्रम को लेकर बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है एक तो यही है कि अनुवाद के बारे में तो हम ये मान के चलते हैं कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच की गतिविधि है, प्रैक्टिकल वर्क जो है ये है। लेकिन ये रूपांतरण वाला जो पक्ष है जो अनुवाद के साथ जोड़ा हुआ है, ये क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया सेठी जी। सबसे पहले मैं इस बैच के अपने स्टूडेंट्स का स्वागत करना चाहूंगी PGCAR इन इंट्रोडक्शन, जो हमारा कार्यक्रम है अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र। बिल्कुल आपने सही कहा कि अनुवाद मूलतः भाषाओं के बीच घटने वाली एक गतिविधि है, लेकिन दो भाषाओं के बीच घटने वाली गतिविधि है, ये इसका एक पक्ष है जी। यदि मैं कहूं कि अनुवाद एक भाषा के अंतर्गत भी होता है, यानी कि अंतः भाषिक भी होता है, यानी इंट्रालिंगुअल भी होता है जी। तो ये कोई नई बात नहीं होगी। हमारे पास इसके पुख्ता प्रमाण हैं। हम अपना पूरा वैदिक साहित्य देख सकते हैं जो जिनकी टीका और भाष्य उसी भाषाओं में उपलब्ध हैं। अनुवाद के रूप में हम कह सकते हैं कि वे उनका एक तरह से अनुवाद ही है। जैसे संस्कृत में लिखी हुई रचना का ही संस्कृत में भाष्य रूप या फिर उस पर टीका जो बिल्कुल है। जी, तो ये अंतःभाषिक यानी इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन का एक रूप है। इसी तरीके से इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, ये तो मैंने एक बहुत पारंपरिक आपको उदाहरण दिया। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हम देख सकते हैं कि इंटरलिंगुअल के साथ साथ ट्रांसलेशन इंट्रालिंगुअल भी होता है, यानी अंतःभाषिक भी होता है। मैं बहुत ही चर्चित उदाहरण के रूप में कहूँ तो हमारी बहुत सारी फिल्में जो हिंदी के ही लेखकों द्वारा लिखी गई और जिन पर हिंदी में फिल्में बनी, तो वह रूपांतरण का ही उदाहरण है, यानी हम कहें तो एक तरह का अनुवाद ही है। तो इस तरह से देखें तो इंट्रालिंगुअल और इंटरलिंगुअल दोनों अनुवाद के दो पहलू हैं जी। तो यहाँ हम देखें तो अनुवाद भी दो भाषाओं के बीच में मोटे तौर पे जो है मानने की स्थिति है, और रूपांतरण की जब हम बात करते हैं तो रूप का अंतरण जी। तो दोनों में जो है अंतर का आयाम क्या है, ताकि जो है हमारे जो दर्शक हैं उनको इस बारे में जानकारी मिले और वो इस कार्यक्रम के प्रति और अपनी जिज्ञासा का शमन करने के लिए इसमें प्रवेश लेने की स्थिति की तरफ बढ़े। जब हम अनुवाद शब्द की बात करते हैं तो अनुवाद के बहुत सारे पर्याय इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हमारे सामने उपलब्ध हैं। अंग्रेजी की ही मैं बात करूं तो ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर। हिंदी में बात करूं तो अन्वयांतरण, भाषांतरण, रूपांतरण। तो ये सब अनुवाद के ही विविध पर्याय हैं, यानी कि अनुवाद को ही अलग अलग तरीके से कहने के लिए नए नए शब्द हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पर्याय का अर्थ होता है सिमिलर मीनिंग, काफी हद तक समान जी, लेकिन पूरी तरह समान नहीं, यानी कहीं कुछ ऐसा इसका हिस्सा रह जाता है जो एक अर्थ से दूसरे में भिन्नता की ओर संकेत करता है। जब हम रूपांतरण बोलते हैं तो हम उसी बचे हुए हिस्से में एक नई संभावना तलाशते हैं, यानी रूप का अंतरण। यह रूप भाषिक भी हो सकता है और भाषेतर भी।
तो जब हम रूपांतरण का जिक्र कर रहे हैं, अडेप्टेशन, अगर मैं इसका अंग्रेजी टाइटल बताऊं तो शायद स्टूडेंट ज्यादा कनेक्ट फील करेंगे, पीजी सर्टिफिकेट इन अडेप्टेशन एज ट्रांसलेशन। जी। तो अडेप्टेशन बोलते ही हम रूपांतरण के ज्यादा प्रसिद्ध या ज्यादा प्रिय रूप में अगर हम उसको जाने तो अडेप्टेशन हम सभी जानते हैं, फिल्मों के अडेप्टेशन, कहानियों के अडेप्टेशन, नाटकों के अडेप्टेशन, और आज तो हम देखें कि विज्ञापन तक में आपको अडेप्टेशन दिखाई देंगे। तो ये जो रूपांतरण है मूलतः ये भाषिक से भाषेतर की ओर संकेत करता है, यानी कि ये एक ऐसा अनुवाद है जो केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में ही नहीं, या एक भाषा से उसी भाषा में ही नहीं, बल्कि रूप का अंतरण है, यानी कि उसके शिल्प में अंतरण है, उसकी विधा, इसको जॉनर हम कहें, उसमें अंतरण है। तो इस तरीके से थोड़ा सा व्यापक आयाम लिए हुए। तो इस तरह जो है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी जानकारी प्राप्त हुई है तो उससे ये पता चल रहा है कि अनुवाद का जो व्यापक रूप हमारे सामने इस रूपांतरण की अवधारणा से निकल कर आता है। और वास्तविकता भी ये है कि हम अगर खासतौर पे जो आज का जो युग, मीडिया का युग जो बना हुआ है, इस मीडिया के युग में जिस तरह से जो हम देखते हैं कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनको आधार बनाकर, चाहे उसका जो है फिल्म रूप में जो है प्रस्तुति हो या फिर उसका नाट्य रूपांतरण जैसी स्थिति भी बनती हो, तो वह स्वाभाविक है कि ऐसे में जो है रोजगार का ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है। तो उस दृष्टि से आपके इस कार्यक्रम की क्या जो है संभावना नजर आती है रोजगार के संदर्भ में जो है? देखिए सीटी जी, जैसा आप जानते हैं कि हमारे स्कूल से जो हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम्स हैं स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसका बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंटीग्रल कंपोनेंट है परियोजना कार्य, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि हैंड्स ऑन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। तो यानी एक तरह से एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। हाँ जी। इसमें जो लोग एडमिशन लेते हैं उनका मूल उद्देश्य अनुवाद की कला में पारंगत होना है, यानी कि अनुवाद को एक स्किल के रूप में सीखना है। तो यानी अनुवाद किसी भी रूप में हमें रोजगार की ओर ले जाता है, क्योंकि वो मूलतः ज्ञान के साथ साथ आपको एक व्यवहारिक रूप से जो ज्ञान हमें चाहिए और हम जिसमें अपना रोजगार तलाश सकते हैं, ऐसी एक आयाम की ओर संकेत करता है। लेकिन जब हम रूपांतरण की बात करते हैं तो ये अनुवाद के दायरे को थोड़ा सा और विस्तार दे देता है, या मैं कहूँ कि और अधिक विस्तार दे देता है, ज्यादा विस्तार। मूलतः अनुवाद केंद्रित ही है। जी जी, बिल्कुल अनुवाद केंद्रित ही है। और अगर मैं ये कहूँ कि आज स्मार्ट टीवी आ जाने के बाद, ओटीटी आ जाने के बाद, ऐसे बहुत सारे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ जाने के बाद अनुवाद की जो प्रासंगिकता है, अनुवाद की जो आवश्यकता है, वे और अधिक बढ़ गई है। उदाहरण के रूप में यदि मैं कहूँ तो स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले टेक्स्ट बुक में भी QR कोड के माध्यम से वीडियो का एक कंपोनेंट डाला जाता है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे लर्नर्स हैं, जो छोटी क्लास के प्राइमरी के जो बच्चे हैं, वे अपने जो शिक्षण सामग्री है उससे ज्यादा अधिक सप्लीमेंट के तौर पे जो है वो काम आने की स्थिति जी उसको अपने आप को कर सके। आपके और हमारे दौर की यदि बात करें तो हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो किताबों से ही प्राप्त किया। लेकिन आज अगर किसी बच्चे को अपना सिलेबस यानी करिकुलम भी पढ़ना हो या उसके अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं की ओर जाना हो, तो उनके पास टेलीविजन पर, स्मार्ट टीवी पर इतने सारे विकल्प हैं जिनके माध्यम से वे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने टीवी पर चंद्रयान से लेकर या साइंस के किसी भी कठिन से कठिन या मैथ्स के किसी भी कठिन से कठिन विषय पर आप छोटे छोटे वीडियो कैप्सूल्स देख सकते हैं। तो ये क्या है मूलतः? ये मूलतः किताबों में जो प्रस्तुत किया जा रहा टेक्स्ट है उसका सप्लीमेंट है, जिसे आप छात्र उसे पढ़कर उसे अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं कहूँ तो अनुवाद का आयाम, ये जो रूपांतरण का आयाम है, ये हमें भाषा की सीमा से पार ले जाकर भाषेतर बहुत सारे जो नए क्षेत्र उपज रहे हैं अनुवाद के लिए, या कहें कि दृश्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम उभर रहे हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट्स को, ट्रांसलेटर को या अनुवादकों को एक नया एवेन्यू प्रदान करता है, एक नया रास्ता दिखाता है। तो इस तरह देखें तो आज का जो डिजिटल माध्यम का जो युग बन रहा है, जहां पर हमारी निर्भरता एक तरह से कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़ी अधिक लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहां पे रूपांतरण जैसी जो है स्थिति जो है ज्ञान को विस्तार देने में बहुत सहायक हो रही है। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि रोजगार के रूप में भी इसमें बहुत अधिक संभावनाएं
तलाशी जा सकती हैं, और जिस तरह की मांग बढ़ रही है उस मांग को पूरा करने की दृष्टि से आपने जो ये कार्यक्रम तैयार किया है वह हमें उम्मीद है कि पूरा जो है उस कसौटी पे खरा उतरेगा। लेकिन उस संदर्भ में जो है अपने दर्शकों को जो है हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की जो है संरचना कैसी है और इसमें किस तरह का जो आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिसे कहा जाए कि व्यवहारिक कार्य करवा रहे हैं या उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल है और खासतौर पे हमारे लर्नर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है कि जो बात हमने अभी चर्चा के दौरान की कि अनुवाद या रूपांतरण किस तरीके से आज नए आयाम प्रस्तुत कर रहा है, ये बड़ी वेग या कहें कि बहुत व्यापक स्तर पर हमने एक बात की। लेकिन जब उसी को हम एक कोर्स या करिकुलम में ढालते हैं तो उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, और क्योंकि हम एक विश्वविद्यालय, एक विद्यापीठ के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग ने एक 6 महीने का कार्यक्रम पीजी सर्टिफिकेट इन अडेप्टेशन एंड ट्रांसलेशन यानी अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र का निर्माण किया है, जो जनवरी 2022 से ऑन ऑफर है जी। ये इसका चौथा सत्र है। अभी ये हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और इसमें काम कर रहे हैं। ये एक 16 क्रेडिट का सर्टिफिकेट कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण पेपर हैं, MTT 31, 32, 33 और चौथा परियोजना कार्य, जो इसका एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने जो है ये बताया कि इसमें कुल मिला के जो 4 पाठ्यक्रम हैं और पूरे के पूरे इन 4 पाठ्यक्रमों का जो है क्रेडिट अगर वेटेज की बात की जाए तो वो 16 क्रेडिट का है। पर इसमें जो है प्रवेश के लिए पात्रता क्या है, किस स्तर की औपचारिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी जो है इस कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं? हमारी मांग यही है, या कहें कि इसके रिक्वायरमेंट प्रोग्राम की ये है कि कोई भी स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र जिनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अच्छी पकड़ हो, वे इस कार्यक्रम को ऑप्ट कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में से जुड़ सकते हैं। और ये 6 महीने का कार्यक्रम है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि पीजी सर्टिफिकेट कार्यक्रम है, तो इसलिए 6 महीने का कार्यक्रम है। जहां तक आपने पेपर्स की बात की, तो जैसे मैंने बताया कि कुल 16 क्रेडिट का ये प्रोग्राम है, लेकिन क्योंकि ये 4 पेपर्स में बटा हुआ है तो हर पेपर 4 क्रेडिट का है। यानी कि MTT 31 जो हमारा पहला पेपर है, अनुवाद एवं रूपांतरण के विविध आयाम, वह 4 क्रेडिट का है। उसका अगला अनुवाद, रूपांतरण एवं मुद्रित माध्यम, उसका अगला स्क्रिप्ट लेखन, रूपांतरण एवं दृश्य श्रव्य माध्यम, और चौथा MTTP 003 यानी कि परियोजना कार्य। तो इस तरीके से 4 क्रेडिट में हमने इस प्रोग्राम को डिवाइड किया है, जिसमें हर कोर्स में हमारी कोशिश ये है कि हम अपने लर्नर्स को ये सिखाने या बताने की कोशिश करें कि अनुवाद एवं रूपांतरण का जो विषय है वह किस तरीके से विविध आयामी है और अनुवाद से शुरू होकर रूपांतरण तक की इसकी यात्रा में कितने परिवर्तन आए हैं और क्या क्या हमें सीखने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से ये एक पायलट प्रोग्राम कह सकते हैं स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग का। इसके माध्यम से यदि हमारे छात्र इसमें रुचि लेते हैं और इससे स्टूडेंट्स को लाभ होता है तो हम भविष्य में जरूर चाहेंगे कि ऐसा इस पर ही इसी को विस्तार दें और थोड़ा बड़ा कार्यक्रम हम इस पर निर्माण कर सकें। चूंकि ये एक तरह का जो अभी अब तक जो चर्चा हुई है उससे ये लग रहा है कि ये कार्यक्रम जो है व्यवहार मूलक है, जिसमें जो है व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान तो प्राप्ति होगी लेकिन साथ ही उसका जो है एप्लीकेशन भी है। तो इच्छा तो ये है कि पहले मैं परियोजना कार्य के जरिए जो है बात करूं, लेकिन उससे पहले जो है जैसे अभी आपने बताया कि MTT 31 जो कार्यक्रम है जिसमें का शीर्षक आपने बताया है कि अनुवाद एवं रूपांतरण के विविध आयाम, तो ये विविध आयामों में आपने किन पक्षों को शामिल किया है? पहला सवाल जो आपका भी था और ये मैं जानती हूँ कि हम स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से बातचीत रख रहे हैं और आम जन का भी ये सवाल है कि अनुवाद मूलतः है क्या। और अनुवाद की जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास स्टीरियोटाइप अनुवाद की एक परिभाषा तय हो जाती है, यानी 2 भाषाओं के बीच होने वाली गतिविधि, यानी अनुवाद के लिए आवश्यक है हमें 2 भाषाओं का ज्ञान हो। तो इस अवधारणा से शुरू होकर रूपांतरण तक की अवधारणा में किस प्रकार अनुवाद के मायने बदलते हैं, ये हमारे पहले पेपर का मूल क्रक्स है या कोशिश है, जिसके माध्यम से हम ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुवाद केवल 2 भाषाओं के बीच घटित होने वाली गतिविधि नहीं है, बल्कि ये विद इन अ लैंग्वेज यानी इंट्रालिंगुअल भी है। और इस इंट्रालिंगुअल में किस तरीके से, और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूँ, हमारे सामने इसके पुख्ता प्रमाण है। जैसे मैंने अभी आपको वेदों के अनुवादों की बात की या उनकी जो टीका और भाष्य की बात की, उसके अलावा अगर सैद्धांतिक रूप से बात करूँ तो रोमन जैकबसन अनुवाद के 3 प्रकारों की मूलतः बात करते हैं, इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल और इंटरसिमियोटिक। तो उसी तरीके से हमने इस पर्टिकुलर पेपर में ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि अनुवाद और अनुवाद से रूपांतरण
में कितने अलग अलग शेड्स हैं और किस तरीके से अनुवाद केवल दो भाषाओं के बीच घटित होने वाली गतिविधि ना होकर अंतर्भाषिक भी है और अंतर प्रतीकात्मक भी है। इस तरह देखें तो अनुवाद सिद्धांत चिंतन में जब भी बात की जाती है अनुवाद के प्रकारों को लेकर, अनुवाद के क्षेत्र को लेकर, तो उसमें जहां हम शब्दानुवाद, छायानुवाद, भावानुवाद जैसे पक्षों की या अनुसृजन की बात करते हैं, तो वहां एक कहा जाए कि पासिंग रेफरेंस के तौर पे या संक्षेप में जो है रूपांतरण को की अवधारणा को भी समेटते हुए चलते हैं। जबकि आपसे अब तक की चर्चा के से ये लग रहा है कि आपने इस रूपांतरण की अवधारणा को आज के समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए ये महसूस किया कि ये रूपांतरण की अवधारणा पर बहुत अधिक संभावनाएं नजर आती हैं। तो क्या आपने इसमें रूपांतरण को भी पूरे व्यापक तौर पे जो इन डिटेल जिसे कहा जाए इस पाठ्यक्रम में समेटा है? जी, जैसे इग्नू का स्ट्रक्चर है किसी कोर्स को डिवाइड करने का या डेवलप करने का, तो हमारा जो पहला कोर्स है 4 क्रेडिट का, जिसमें 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से एक ब्लॉक, पहला ब्लॉक अनुवाद पर है, यानी कि अनुवाद की जो परंपरागत अवधारणा है उसको स्पष्ट करते हुए। दूसरा ब्लॉक पूरी तरह से रूपांतरण पर केंद्रित है, जिसमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि अनुवाद और रूपांतरण किस तरह एक हैं और कहाँ उनका एक डिपार्चर पॉइंट है जहां से रूपांतरण आगे की यात्रा करता है। तो ये जो डिपार्चर पॉइंट है ये कहाँ तक जाता है कि ये भाषाओं के स्तर का है, जैसे भी आपने कहा कि एक ही भाषा का, तो उससे आगे भी क्या माध्यम के स्तर पर भी कहीं कुछ लगता है? बहुत जरूरी आपने सवाल किया। रूपांतरण एक तरह से अंतर माध्यम रूपांतरण यानी अंतर माध्यम अनुवाद यानी इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन का भी एक रूप है। ओहो जी। तो यदि आप देखिए अनुवाद के जिन प्रकारों का आपने जिक्र किया उनमें से एक एक प्रकार पर हम विस्तार से बात कर सकते हैं उस संदर्भ में यदि हम देखें तो। और मुझे लगता है कि अंतर माध्यम अनुवाद जो अभी आपने जो एक एज ए टेक्निकल टर्म यूज किया है, तो अनुवाद सिद्धांत चिंतन में इस शब्द को लेकर, इस अवधारणा को लेकर जो है कोई बहुत अधिक जानकारी या बोध जो है उसके के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो थोड़ा अंतर माध्यम के भी संदर्भ में जो है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा वो भी आप चर्चा कीजिएगा हमारे दर्शकों को बताने के लिए। यदि मैं ये कहूँ कि हिंदी में इसमें काम कम हुआ है तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन अंग्रेजी में इसमें बहुत काम हो रहा है जी। बहुत सारे महत्वपूर्ण जो थिंकर्स हैं जिनके आधार पर मैंने इस पाठ्यक्रम के निर्माण में जो एक तरह से कह सकते हैं पृष्ठभूमि बनी, उसमें तुतुन मुखर्जी हैं, इरीना राजेवस्की हैं या और बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने बहुत लिखा है इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन पर, अडेप्टेशन पर। तो इस दृष्टि से हम देखें तो ये काम हो रहा है। हाँ, ये धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रहा है। अंतर माध्यम अनुवाद जब हम कहते हैं तो ये अपने आप में एक टेक्निकल टर्म है, इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन जी। यानी रोमन जैकबसन जिस ओर संकेत कर रहे थे अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, आप कह सकते हैं कि उसी का अगला कदम हम इंटरमीडिएट विस्तार के रूप में देख सकते हैं। इसमें भाषिक से भाषेतर नहीं बल्कि भाषेतर से भाषिक भी या एक विधा से दूसरी विधा के बीच जो आवाजाही है उसे भी हम अनुवाद के संदर्भ में देख सकते हैं। तो ये एक विधा से दूसरी विधा का जो संकेत कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमारे दर्शकों को थोड़ा जाए और उदाहरण देते हुए या विधा के स्तर पे जो क्या क्या आयाम निकलते हैं उनके बारे में भी बताइएगा। जब हम व्यापक अनुवाद के संदर्भ में बात कर रहे हैं यानी कि इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन या अंतर माध्यम अनुवाद की बात कर रहे हैं, तो अंतर माध्यम अनुवाद मूलतः इस ओर संकेत करता है कि कोई पेंटिंग देखकर यदि कोई कविता लिख रहा है, लिख रही है, तो वो भी अनुवाद का एक रूप है। किसी नृत्य प्रस्तुति पर यदि गीत लिखा जा रहा है या गीत पर यदि नृत्य प्रस्तुति हो रही है तो वह भी अनुवाद का एक रूप है, क्योंकि मूलतः हम अपनी भावनाओं का ही अनुवाद कर रहे हैं। और ये क्या ये जो है जैसे गद्य को पद्य में बदल देना यानी कविता को कहानी में या कहानी को कविता में बदलना, उपन्यास को जो है नाट्य रूपांतरित करना, तो क्या ये पक्ष भी शामिल? ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं, इसे हम रूपांतरण कह सकते हैं। अंतर माध्यम में जैसे मैंने कहा कि रूपांतरण अंतर माध्यम का ही एक प्रकार है। इस दृष्टि से अंतर माध्यम और व्यापक संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने छात्रों को एनस्किल करना है, उन्हें उनके भीतर एक कौशल विकसित करना है, तो हमने कोशिश की है कि हम केवल रूपांतरण पर बात करें। अंतर माध्यम अनुवाद यहाँ हमने इंट्रोड्यूस इसलिए किया कि ताकि छात्र इससे अनभिज्ञ ना रहें कि ये भी अनुवाद का एक आयाम है। तो एक जो ब्लॉक है जैसे मैंने जिक्र किया था, एक ब्लॉक हमारे पहले पेपर में अंतर माध्यम अनुवाद पर भी है। आपका ये जो पहला पाठ्यक्रम है वो कहाँ पर जाकर जो है खत्म होता है? जैसे आपने बताया अनुवाद से शुरू हो रहा है, अब अनुवाद की अवधारणा और आयामों को शामिल कर रहा है, रूपांतरण को ले रहा है, इसके अलावा इंटरमीडिएट ट्रांसलेशन को भी कवर कर रहा है।
4 ब्लॉक, पहला अनुवाद पर, दूसरा रूपांतरण पर, तीसरा अंतर माध्यम अनुवाद पर, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है प्रतिलिप्याधिकार यानी कॉपीराइट पर। तो हमें अच्छा। ये भी ध्यान रखना है कि अनुवादक या अनुवादिका के पास कितनी छूट है, कहाँ तक भी लिबर्टी ले सकते हैं। तो ये क्यों आपने इसको पूरे के पूरे कॉपीराइट जैसा विषय अपने आप में जो लगता छोटा सा है कि ठीक है कॉपीराइट परमिशन वगैरह की आवश्यकता होती आज है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इस संदर्भ में यदि मैं कहूँ तो बहुत अधिक महत्व रखता है कि आप किसी के लेखन की चोरी कर उस पर कुछ और यदि निर्माण कर रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत उस पर बात की जा सकती है। तो इस दृष्टि से भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि जो फिल्मकार या फिल्म मेकर्स किसी कहानी पर, उपन्यास पर या किसी रचना पर दृश्य श्रव्य प्रस्तुति बनाते हैं तो उससे पहले वे किन किन जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उससे गुजरते हैं, जिसके अंतर्गत एक आयाम है राइटर से परमिशन लेना, अनुमति लेकर। जी। और यदि राइटर उपस्थित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो कॉपीराइट में उसके लिए क्या प्रावधान है। इन सभी प्रावधानों से गुजरकर ही आप किसी रचना को अपने अनुसार परिवर्तित या संशोधित या किसी नए रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यदि ऐसा नहीं होगा, यदि कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं होगी, तो किसी भी रचना का किसी भी तरीके से मिसयूज किया जा सकता है। तो इसमें हमने एक एस्पेक्ट या एक कंपोनेंट हमने ये भी डालने की कोशिश की ताकि छात्र ये जान सकें कि रचना का अनुवाद या रचना का रूपांतरण का अर्थ ये नहीं है कि आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं या उसके मीनिंग ही बदल देंगे या उसकी शेप और साइज को या बदल दे रहे हैं। तो ये भी हमें एक आयाम के रूप में ज़रूरी लगा जिसे हमने इस कार्यक्रम में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। हाँ, ये एक बहुत उस दृष्टि से देखें तो एक अच्छा पक्ष लग रहा है कि रूपांतरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो एक मूल आधारभूत प्रश्न बनता है वह है कॉपीराइट परमिशन को लेकर। तो कोई भी इस दिशा में और इस कार्य को करने के लिए जब प्रयास करे तो उसे इस पक्ष को जो है बिल्कुल केंद्र में रखकर चलना होगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको तभी स्वतंत्रता प्राप्त होगी मूल कृति के साथ जो है उसको अडेप्ट करने की, उसको रूपांतरित करने की जो है। तो इस तरह हम जो लग रहा है कि आपका ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करता है और यह पाठ्यक्रम जो है आप एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि ओरिएंट कर रहा है व्यवहार की तरफ बढ़ने के लिए। जो जो संशय के बिंदु हैं उन संशय के बिंदुओं से जो कहा जाए कि मिट्टी या जो कालुष्य है उसको हटाने का प्रयास है। ऐसे में जो है और जब आगे आप बढ़ते हैं, मतलब जो विद्यार्थी इस कोर्स को कर लेता है, इसको समझ लेता है, तो उसके बाद वो आगे जो अगला पाठ्यक्रम है उसमें क्या वो अपना ज्ञान या व्यवहार जो है हासिल करता है। जैसा मैंने कहा और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अनुवाद मूलतः सैद्धांतिक ज्ञान की बात नहीं है जी। सिद्धांत व्यवहार को सपोर्ट करता है और व्यवहार सिद्धांत को सपोर्ट करता है। तो उस दृष्टि से जो पहला पेपर है वो हमने जो आपने कहा सिद्धांतों पर जो धूल जमी हुई है या जो कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो क्लैरिटी की कमी है उसे स्पष्ट करने के लिए हमारा जो पहला पाठ्यक्रम है। लेकिन जो दूसरा और तीसरा और खासतौर पर जो चौथा पाठ्यक्रम है वह खास तौर पर हमें उसके व्यवहारिक पक्ष की ओर संकेत करता है या व्यवहारिक पक्ष की ओर ले जाता है, जिसमें जो दूसरा पाठ्यक्रम है मुद्रित माध्यम और अनुवाद के संदर्भ में, अनुवाद रूपांतरण में मुद्रित माध्यम, उसमें हमने ये संकेत करने की कोशिश की है कि मुद्रित माध्यमों में रूपांतरण की तकनीक किस प्रकार काम करती है, अनुवाद कहाँ तक है, रूपांतरण कहाँ से शुरू होता है, जितनी साहित्यिक विधाएं हैं उनके जो लिखित रूपांतरण होते हैं जी। उदाहरण के रूप में यदि मैं कहूँ कि प्रेमचंद की कहानियों पर प्रेमचंद की कहानियां हो, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियां हो या अन्य महत्वपूर्ण रचनाकारों की रचनाओं के जो बाल्य संस्करण तैयार हो रहे हैं, शेक्सपियर की रचनाएं हो, ऑस्कर वाइल्ड की रचनाएं हो या जो भी महत्वपूर्ण रचनाकार हमारे पास विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, उन सब रचनाओं को यदि हम उनके चिल्ड्रन एडिशन बना रहे हैं तो वो भी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन ही है, जिसमें हमने इस पाठ्यक्रम में रूपांतरण के संदर्भ में से समझाने की कोशिश की है। तो ये आप एक तरह से जो मुद्रित माध्यम को केंद्र में रख के चल रही हैं, लेकिन सिर्फ जो है मीडिया के संदर्भ में देखें तो मुद्रित माध्यम ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी एक तरह से है, तो उनको आपने कहाँ पर स्थान दिया है? हमारा जो तीसरा पाठ्यक्रम है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इसी बिंदु पर जो आपने कहा, स्क्रिप्ट राइटिंग, रूपांतरण और दृश्य श्रव्य माध्यम। और जब हम अडेप्टेशन बोलते हैं तो अडेप्टेशन बोलते ही पहला दिमाग में हमें
दृश्य श्रव्य माध्यम ही आते हैं। तो ये पाठ्यक्रम मूलतः आपके लिखित पाठ को किस तरीके से दृश्य श्रव्य या एनिमेशन आदि में कन्वर्ट करता है या किया जा सकता है, इस और विशेष रूप से संकेत करता है। तो इसमें जो है आपका जो मेन फोकस जो है एक तरह के स्क्रिप्ट लेखन को लेकर है। जी, हमने कोशिश की है कि हमारे छात्र ये समझ सके। हालांकि कोर्स की अपनी सीमा है जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी विधाएं तो हम नहीं डील कर पाए, लेकिन हाँ, कुछ एक विधाओं में हमने स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे की जाती है इस और भी संकेत किया है। थोड़ी सी जो है चलते चलते बात ये भी करना चाहेंगे कि ये परियोजना कार्य जो है, जो मूलतः व्यवहारिक कार्य है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को संक्षेप में जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, जैसा कि समय की इशारा हो चुका है, हमें भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य है, वे इन तीनों पाठ्यक्रमों का निचोड़ है, या कहें कि एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, जिसके माध्यम से हमारे लर्नर्स ने पिछले 2 पेपर में खासतौर पर जो सीखा उसका प्रैक्टिकल है, और किस तरीके से वे कर सकते हैं उस कार्यक्रम को, या किस तरीके से वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरह एक पाठ को स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अलग अलग माध्यमों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि अभी आपने कहा, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम भी इस पक्ष पे जो है आपसे और चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन किसी अन्य सत्र में। आज हमने इस अनुवाद और रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र कार्यक्रम के संबंध में आधारभूत जानकारी जो है इस कार्यक्रम की संयोजक से प्राप्त की है, और दर्शकों को की तरफ से मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको ये पाठ्यक्रम और के बारे में, सभी पाठ्यक्रमों के विस्तार से पता चला कि चाहे वो स्क्रिप्ट लेखन हो या फिर आधारभूत जानकारी क्या है, और व्यवहारिक कार्य के रूप में परियोजना कार्य कैसे करने के लिए वो एक तरह का अनुभव हासिल कर सकेंगे। आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध रहेगा कि अगर इस कार्यक्रम में आपकी रुचि हो तो आप प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।